बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। बच्चों, सिंपल पेंडुलम जो है उसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन करते हैं, और सिंपल पेंडुलम को यूं डिफाइन किया जाता है कि स्मॉल बट हैवी मास, स्मॉल लेकिन हैवी मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इसको सस्पेंड किया जाता है लाइट स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ एल है, फिक्स्ड एट दी अपर एंड, और अपर एंड पर फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। यानी टोटल 3 कंडीशंस हैं जो बताई हैं कि स्मॉल बट हैवी मास हो, सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है उसके को सस्पेंड कर दें, एंड फिक्स्ड एट अपर एंड, अपर एंड पर फिक्स कर दें, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। When simple pendulum is displaced from its mean position, जब सिंपल पेंडुलम की मास m को आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, जो इसकी वर्टिकल पोजीशन के साथ बनेगा, ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, आप उसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, तो जब डिस्प्लेस करोगे ना तो ये अपनी वर्टिकल पोजीशन के साथ एंगल थीटा बना लेगा। तो जब हम सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे उसकी मीन पोजीशन से स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, और वहां से रिलीज कर देंगे, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन पर आगे पीछे टू एंड फ्रो जो है ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। मीन पोजीशन पर आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, यानी टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। अब जब हम इसको एक तरफ लेके जाते हैं तो इसकी जो वेट होता है वो mg होता है। अब इसके वेट mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, यही लाइन को आगे बढ़ाएं, ये हमने एक रेफरेंस लाइन है जो आगे बढ़ा रखी है, वेट mg का उस रेफरेंस लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है। अच्छा, अब इसके वेट mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक थीटा के सामने वाला, ये वाला mg sin थीटा होगा, इसी को यहाँ शिफ्ट किया हुआ है, ये mg sin थीटा होगा, हमेशा थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, ये तो mg खुद है ना वेट यहाँ पर, mg यहाँ पर मौजूद है, w इज इक्वल टू mg, तो ये होगा mg sin थीटा और ये वाला होगा mg cos थीटा। अब mg cos थीटा और जो स्ट्रिंग की टेंशन है ये दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लें, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब mg का ये जो कंपोनेंट है यहाँ जो कि mg मौजूद है, ये होगा mg sin थीटा, इसी को यहाँ शिफ्ट कर दें, mg sin थीटा जो होगा ना यही इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, और जो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोर करती है, वापस लेके जाती है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो बस हम कह सकते हैं कि जो B से A की तरफ फोर्स लेके जा रही है, वेट का वो कंपोनेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है वो mg sin थीटा है, लेकिन चूंकि ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है तो माइनस साइन भी लगाना पड़ेगी। तो कंपोनेंट जरूर ध्यान से बनाएगा कि W इक्वल टू mg होता है, और ये हमारा रेफरेंस लाइन के साथ एंगल थीटा बन गया, mg के सामने ये mg sin थीटा, और ये वाला कौन सा होगा mg cos थीटा। mg cos थीटा और टेंशन इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो mg का ये जो कंपोनेंट होगा ना mg sin थीटा, यही यहाँ शिफ्ट होगा, तो mg sin थीटा ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, लेकिन चूंकि ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है तो नेगेटिव साइन भी लगा देंगे, तो बस रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर थीटा कम हो तो साइन थीटा की जगह हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। अब कम एंगल की वैल्यूज पुट करके देखिएगा, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, और इनका साइन लें तो तकरीबन उतना ही आ जाता है। यानी अगर एंगल बहुत कम हो और उसका साइन थीटा कर लें तो जितना थीटा का होती है वैल्यू उतना ही साइन थीटा का भी आंसर आ जाता है। तो साइन थीटा और थीटा तकरीबन बराबर हो जाते हैं अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। तो अगर एंगल बहुत कम हो, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये वाले एंगल की बात हो रही जो इसकी वर्टिकल पोजीशन के साथ बन रहा है, तो साइन थीटा और थीटा नियरली इक्वल टू ईच अदर होते हैं। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.5 डिग्री इस तरह के एंगल लें और उनका साइन थीटा करके देखें तो उतनी की उनकी वैल्यू आ जाती है। यानी साइन थीटा के बगैर और अकेला थीटा जो है उनकी आंसर एक जैसे ही होंगे। तो अब आप फिर साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा के बजाय सिर्फ थीटा लिख देंगे, F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। लेकिन बच्चों हम ये भी तो जानते हैं कि जब ये फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी, ये तो उसको एक्सेलरेट करवाएगी, क्योंकि फोर्स जो है अपनी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन पैदा करती है। तो वो एक्सेलेरेशन हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे, जो F इज इक्वल टू ma होता है। इक्वेटिंग 1 and 2 को इक्वेट कर लें, यानी ये फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ये उसका पैदा होने वाला एक्सेलेरेशन है, F इज इक्वल टू ma। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, चूंकि बराबर हैं दोनों, जितनी फोर्स होगी उतना ही उसका एक्सेलेरेशन होगा। तो
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर लें, तो एम ए को इक्वल कर सकते हैं माइनस एम जी थीटा के। एम ए को इक्वल कर सकते हैं माइनस एम जी थीटा के। दोनों तरफ m से डिवाइड करें, m तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ m से तो डिवाइड किया ना, m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये करेंगे, चूंकि थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई कि a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा है, इस इक्वेशन को यहीं रोकते हैं और थीटा का आपको बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि थीटा जो होता है ना, ये आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो होती है। थीटा आर्क लेंथ और किसकी रेशियो होती है? रेडियस की। ये रेडियन की डेफिनेशन में भी बताया जाता है। फिफ्थ चैप्टर का पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी ये फार्मूला मौजूद है कि थीटा आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो होती है। अब देखिए जो आर्क लेंथ है, जब ये मूव करेगा तो जो आर्क है ना वो एस है, हमारी आर्क एस है, और ये जो सेमी सर्कुलर सा पाथ बन रहा है ना, ये जो पाथ बनेगा, इस पाथ का जो रेडियस है होगा ना, वो रेडियस, ये लेंथ रेडियस का रोल प्ले करेगी। यानी जाहिर है पूरा सर्कुलर पाथ तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी ये सर्कुलर पाथ होगा, ये कर्व डिस्टेंस जो होगा, इस कर्व डिस्टेंस की आर्क लेंथ तो एस होगी, और लेकिन इसका जो रेडियस का रोल प्ले करेगी वो लेंथ होगी। तो आर्क लेंथ की जगह तो एस लिख दें, और जो रेडियस है उसकी जगह एल लिख दें। एल लिख दिया जाएगा, आर्क लेंथ की जगह मैंने एस लिख दिया, रेडियस की जगह एल लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि थीटा अगर बहुत कम हो, थीटा हमने बहुत कम रखा हुआ है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो s और x बराबर होंगी। ये s फासला और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस x बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर यही थीटा ज्यादा होता तो ये s फासला ज्यादा होना था। कर्व डिस्टेंस हमेशा, जो कर्व्ड डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर एंगल कम हो तो जितना का कर्व्ड डिस्टेंस होगा उतना ही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, यानी s और x आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप s की जगह x भी लिख सकते हैं। तो अब यही फार्मूला, थीटा आर्क लेंथ ओवर रेडियस यानी s ओवर l हो गया। अब s की जगह हम x लिख देंगे तो थीटा इज इक्वल टू x ओवर l हो जाएगा। अब ये जो थीटा की हमने वैल्यू बनाई है ना, थीटा इज इक्वल टू x ओवर l, थीटा इज इक्वल टू x ओवर l, ये इक्वेशन 3 में जाके पुट कर दें। तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे। a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा की जगह क्या लिख देना? x ओवर l। थीटा की जगह x ओवर l लिखा, l जो है g के ओवर में ले आए, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू x हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स, और ये होगी हमारी इक्वेशन 4। बच्चों अब सूरत हाल ये है कि a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स हमने बना तो लिया है, लेकिन इसमें g नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते तो g तो कांस्टेंट ही रहेगा, और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी अगर टेम्परेचर को चेंज ना करें। तो g और l ऑलमोस्ट कांस्टेंट चुके दोनों रहने हैं, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक k का नाम देते हैं, एक नया कांस्टेंट k बना लेते हैं। अच्छा, इस g और l की जगह आप k लिख दें तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कांस्टेंट है तो इक्वलिटी है, कांस्टेंट खत्म करोगे इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो जाएगा। बच्चों ये a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का बनना ये साबित करता है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कभी आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि प्रूव दैट, शो दैट, कि साबित करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपको यहीं तक आना होगा। यानी a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, की कांस्टेंट है, इक्वलिटी है, कांस्टेंट खत्म करोगे इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स लिख के तो आपने प्रूव कर देना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन चूंकि आमतौर पर क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि आप लोगों ने इसका टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना है, तो इससे आगे भी अब बढ़ना पड़ेगा। तो अब हम जो एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक्स में, कि एक्सेलेरेशन ए जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। अच्छा, अब दो एक्सेलेरेशन की वैल्यूज हैं, एक तो ये हमने इक्वेशन 4 में बनाई हुई ना, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, जिसमें जी और एल की जगह मैंने कांस्टेंट लिखा था और फिर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स किया है। बेसिकली ये स्टेप जो है ना कांस्टेंट करने वाला, यानी जी और एल को के कहने वाला और कांस्टेंट खत्म करके इक्वलिटी खत्म करने वाला, ये तीनों स्टेप तो बस इसलिए किए गए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन डेरिवेशन के लिए आपको फिर इक्वेशन 4 से ही आगे बढ़ना होगा। इक्वेशन 4 को हम कंसीडर करेंगे जो a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स है, और यही इक्वेशन अब नेक्स्ट ली जा रही है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये इक्वेशन एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा में हमने बनाई हुई है, एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक्सेलेरेशन है,
तो अब इक्वेशन 4 और ए को कंपेयर कर लें। ए और ए तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ना, तो अब आपने करना यह है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स की इक्वल कर लेना है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इक्वल कर ले माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स के। देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स होगा, एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगी, दूसरा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी ओवर एल के। एक्स भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर जी ओवर एल की इक्वल आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, ओमेगा स्क्वायर जी ओवर एल है तो इधर स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई जी ओवर एल स्क्वायर रूट। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अब हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा जो होता है ना, ये होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद टाइम एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो इसको अरेंज कर लें, टी इज इक्वल टू, अगर टी इधर ले जाएं ओमेगा उधर ले जाएं तो टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा हो जाएगा। टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। अब हमें मालूम है कि पूरी वाइब्रेशन जब ये करेगा तो पूरी वाइब्रेशन का जो थीटा होता है वो 2 पाई होता है, ये पहले आपको समझाया जा चुका है। और ओमेगा की वैल्यू भी हमने बनाई हुई है जी ओवर एल स्क्वायर रूट। तो टी इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पाई लिख दें, ओवर की जगह डिवाइड डालें, ओमेगा की जगह जी ओवर एल स्क्वायर रूट कर दें, इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो एल ओवर जी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया। और अमूमी तौर पर क्वेश्चन यूं ही आता होता है कि सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना होता है और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना होता है, इसमें पूरा टॉपिक ही लिखना होता है। बच्चों सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया और ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है ना वो लेंथ पे इसकी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इसकी मास से इंडिपेंडेंट है। यानी ये मैटर नहीं करती बात कि इसकी मास कम है या ज्यादा है, ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि मैटर ये करता है कि इसकी लेंथ क्या है और वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है। इसकी मास से इसका जो फार्मूला होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल पेंडुलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कीजिएगा। इसमें बेसिकली एक पैराग्राफ है, फिगर है और उसके बाद इसकी डेरिवेशन करते नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो मजीद डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।